तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से आपकी क्लासेस जो होने वाली हैं उसमें आप लोगों का 50 क्वेश्चन जो होने वाला है उसमें 10 क्वेश्चन के 5 अलग अलग पार्ट्स के जो है सेक्शन रहेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि एक किसी चीज़ से आप लोगों का पेपर नहीं निकल सकता, तो मैंने 5 चीज़ें और डिसाइड की हैं। वो है प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास के 10-10 क्वेश्चन, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था और पर्यावरण सामान्य ज्ञान। मीन्स 5 अलग अलग सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सोच सकते हो आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन तरीके का क्विज रहेगा। ओके, और रेगुलर अब ऐसा ही हुआ करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन जो आप लोगों का पहला वाला आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ ये रहा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए भाई, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, और ये इसकी स्थापना जो आप लोगों की हुई थी वो 8वीं सदी में की गई थी। तो आप लोगों का 8वीं सदी में की गई थी, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन सी सदी में की गई थी? 8वीं सदी में। किसके द्वारा की गई थी? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। ओके, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए भाई, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? सैन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सैन वंश की जो स्थापना की गई थी वो आप लोगों को बताना चाहूँगा हेमंत सेन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है वी इसमें राइट आंसर होगा, और इसकी स्थापना जो है हेमंत सेन, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। और ये सैन वंश जो आप लोगों का था एक बंगाल का वंश था। तो हर एक के बारे में स्पेशल एक ना एक क्विज आप लोगों को जरूर मिलेगा। ओके, तो इसमें बंगाल का वंश था, इतना आप लोगों को लिख लेना है। सैन वंश जो कौन से राज्य में पला बला, मीन्स कौन से, हर एक वंश का जो है एक स्पेशल क्राइटेरिया था। तो ये सैन वंश जो आप लोगों का था वो बंगाल में पला बड़ा है ना, उधर की ओर में इसका ज़्यादा विस्तार था। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनाया? तो कृष्णा प्रथम जो आप लोगों का था राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने भाई किस चीज़ का निर्माण किया आप लोगों को ये बताना है। तो बताइए किसका निर्माण किया? कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने जो है आप लोगों का एलोरा के शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो इसमें जो आप लोगों का ए वाला राइट आंसर होगा। एलोरा के शिव मंदिर जो प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा थे, जो आप लोगों के कृष्णा प्रथम जो आप लोगों के थे राष्ट्रकूट के राजा थे, तो उनके द्वारा ये बनवाया गया था। ओके, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, कृष्णा प्रथम जो है राष्ट्रकूट राजा थे। ओके, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो कौन से काल को भाई वल्लभी काल के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए कौन से काल को नाम जाना जाता है? वल्लभी किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल का दूसरा नाम जो है वल्लभी काल है, और इसमें कैसे वाली कोई बात नहीं है, सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है कि वल्लभी काल गुप्त काल के समान था, इसलिए वल्लभी काल को किस काल कहा जाता है? तो इसी के समानांतर काल था, इसीलिए इसको गुप्त काल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि गुप्त काल के समय जितने भी और वंशज थे वो इतना प्रसिद्धि नहीं पा पाए जितना जो है गुप्त वंश पाया है ना, तो इसलिए वल्लभी काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो भी इसके समकालीन ही था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, इसका ये किसका विचार है? ये विचार मतलब किसके द्वारा दिया गया था कि भारत की रुई जो है अन्य देशों की रुइयों से ज़्यादा सफ़ेद है? तो भारत की अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद जो है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, तो ये आप लोगों का मेगास्थनीज का विचार था। अभी आप लोगों को मेगास्थनीज के बारे में पता होना चाहिए। तो मेगास्थनीज कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा नियुक्त किया गया था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में इसको राजदूत था ये। और जो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम शायद आप लोगों को पता, तो इसमें मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। तो इस बात का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? इंडिका। अच्छा, इसमें देखो इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी, इसमें मौर्य साम्राज्य, साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के समकालीन भारत की स्थिति को पूरा दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो ध्यान रखने वाली इसमें क्या बात थी कि ये कथन किसका था? ये मेगास्थनीज का कथन था। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त एक राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको आप लोग क्या कहते हो? इंडिका कहते हो। ठीक है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? तो भाई कौन से सिक्के चलवाए बताइए भाई। नीचे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो गुप्त राजाओं ने 2 तरीके के सिक्के चलवाए थे। आप लोगों का इसमें डी राइट आंसर होगा। पहला जो आप लोगों का दिनार तरीके का जो सिक्का चलवाया था, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था इसको, है ना। तो दीनार जो आप लोगों का था, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए, दीनार और स्वर्ण।
दीनार जो आप लोगों के थे वो रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, ठीक है। और स्वर्ण जो सिक्के आप लोगों के थे तो सोने चांदी द्वारा शुद्ध भारतीय सिक्का था। तो पहला मतलब कह सकते हैं इनके द्वारा जो नवनिर्मित किया गया था वो ये था। और दीनार जो आप लोगों का था वो कॉपी पेस्ट तरीके का था। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। दीनार जो आप लोगों का था वो रोमन साम्राज्य की नकल थी। तो दीनार को आप लोग याद कर लीजिए, रा आ रहा है ना लास्ट में, दीनार, ये रोमन साम्राज्य की कॉपी थी। और स्वर्ण भाई भारतीय तो सोने से धनवान थे, है ना। तो इसमें आप लोगों का स्वर्ण का उनके द्वारा खुद बनाया गया था। ओके, कुछ कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। तो कुषाणों के द्वारा सिक्के चलवाए गए थे भाई, किसके सिक्के चलवाए गए थे आप लोग बता सकते हो। तो भाई कुषाणों के जब कुषाण आए थे तो उस समय तो सारी की सारी धातु उनके पास थी। तो उन्होंने सभी धातुओं के, सोने चांदी और तांबे, सभी धातुओं के सिक्के चलवाए। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा फाइनली। और साथ ही साथ इनको कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। इनको तुषारी लोग क्यों कहते थे। तुषार आप समझते हो किसको कहते हैं। तुषार सर्दियों के मौसम को कहते हैं। तो कुषाण जो है सर्दियों के मौसम में वो ऐसा फील कुछ भी ऐसा नहीं करते थे, मीन्स लाइक एज बदला हुआ मौसम, ठीक है। तो इसीलिए उनको जो है तुषारी आप समझ रहे हो, तुषारी लोग भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था भाई बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था। अंतिम मौर्य सम्राट जो आप लोगों के थे वो बृहद्रथ थे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। बृहद्रथ की जो मृत्यु की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये आप लोगों को अंतिम जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। ओके, कि देखो यहाँ से आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि बृहद्रथ की मृत्यु किसने की थी, किसने मारा था उसको, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। मारने के बाद उसने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना की थी। अभिधम्ब में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है भाई। अभिधम्ब में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है बताइए। अभिधम्ब में कथा वस्तु के बारे में जो है मोगली पुत्र जो है तिस्स ने इसके बारे में लिखा था। और मोगली पुत्र तिस्स जो आप लोगों का था वो आप लोगों का बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। और वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी आध्यात्मिक गुरु भी थे। मीन्स मोगली पुत्र तिस्स जो आप लोग थे अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। तो सोच सकते हो आप, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है छोड़ दिया था युद्ध। मीन्स एक तरीके से उसको बौद्ध धर्म में इतनी रुचि आ गई थी तो उसके कारण उसने छोड़ दिया था। मीन्स उसको नरसंहार पसंद नहीं आया। तो फाइनली हमको यहाँ से याद ये रखना है कि मोगली पुत्र तिस्स अभिधम्ब में कथा वस्तु के बारे में उसने लिखा है। मोगली पुत्र तिस्स कौन थे, वो बौद्ध धर्म के जो है भिक्षु थे और विद्वान थे और अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। महेंद्र समझ रहे हो, महेंद्र अशोक का पुत्र था महेंद्र। तो उसके भी आध्यात्मिक गुरु मोगली पुत्र तिस्स ही थे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ में चलना चाहूंगा, क्या कहता है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया। तो बताइए भाई किस युग में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया गया था, बता सकते हो। अभी भाई इसको तो गलत कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि किताब अल हिंद की रचना किसने की। तो बताइए किसने की। किताब अल हिंद की जो रचना की गई थी वो अलबरूनी के द्वारा की गई थी। और अलबरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अलबरूनी जो आप लोगों का था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने किताब अल हिंद की रचना की। तो सबसे पहला आप लोगों को कंसेप्ट ये बनता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ये आप लोगों का किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ। अब भाई मोहम्मद गजनवी की बात आती है तो मोहम्मद गजनवी ने भारत क्यों आया था भाई। तो मोहम्मद गजनवी भारत किस लिए आया था, कोई बता सकता है। अलबरूनी इसमें राइट आंसर। अलबरूनी किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी आप लोगों का टॉपिक हो गया। तो टॉपिक में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी भारत क्यों आया, तो राज्य प्रसार के लिए आया था। मेन टारगेट उसका था राज्य प्रसार। फिर उसने देखा कि भारत में तो इतना धन है कि इसको मैं कितनी भी बार ले जाऊं कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया कि अपनी धन को लूटना शुरू कर दिया। तो भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया, 17 बार आक्रमण। अभी 17 बार आक्रमण किया तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बनता है कि मोहम्मद गजनवी पर भारत पर होने वाले आक्रमण में सबसे भयानक मीन सबसे ज़्यादा हमको क्षति पहुंचाने वाला या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा धन लूटने वाला कौन सा आक्रमण था। तो वो सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, 16th सेंचुरी में था।
16 सॉरी मैं कह रहा हूँ 1100 उसमें 92, 93, 93 की युद्ध 1120 में डेथ हो गई थी, 1028 में डेथ हो गई ना। फाइनली आप लोगों को ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी लूट जो आप लोगों की थी वो सोमनाथ का लुटेरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, किल सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारें मनाने पर रोक लगा दी थी। तो किस सल्तनत कालीन जो है राजा ने ऐसा किया था कि अमीरों की इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लिया, मतलब कोई गरीब अपनी मर्जी से कोई त्यौहार नहीं मना सकता था। तो ये तो गलत बात है भाई। तो ये आप लोगों से पूछ रहा है कि किस सल्तनत कालीन के राजा ने ये केस किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था, अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना, मतलब अमीर लोग जो थे उसकी इजाज़त के बिना कोई भी दावत त्यौहार मनाने पर जो है रोक लगा दी थी। उसके बिना कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता, त्यौहार मतलब कोई खुशी टाइप का, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए या विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी, क्योंकि दावतें जब भी होती थी तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि मीटिंग तरीके से फिक्स होती है। आज भी कहते हैं आओ खाने पर, कहते हैं ना आओ खाने पर, तो आओ खाने पर का मतलब है कहीं ना कहीं मीटिंग फिक्स होने वाली है। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है। बताइए भाई अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा जिसका प्रवेश द्वार था वो थी आप लोगों की कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो है प्रवेश द्वार था अलाई दरवाजा। और भाई ये किसके द्वारा बनाई गई थी कुतुब मीनार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाई गई। ओके, अलाई दरवाजा जो आप लोगों को कुतुब मीनार का था, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी ने। कब करवाया था भाई, सही जानकारी है कि सन 1311 में ये बनवाया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को 3 जानकारी यहाँ से लगती है कि अलाई का दरवाजा कुतुब मीनार के दरवाजे का नाम था। नो नो नो, बाबर ने भारत पर सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया। तो सब बाबर जो आप लोगों का था तो सबसे शक्तिशाली राजा उसने किसे बताया। मुगल वंश का शासक था, बहुत ही अच्छा बाबर ने भारत का शक्तिशाली राजा जो बनाया माना कृष्णदेव राय को माना, क्योंकि कृष्णदेव राय जो आप लोगों के थे वो विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे और जिनका जो है उनका राज्य वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। मीन्स दक्षिण भारत में कहते थे ऐसा कि दक्षिण भारत में बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था उनका। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया क्योंकि बाबर उसे हरा नहीं पाया। दक्षिण में बहुत कम शासकों का शासन रहा, दक्षिण सदैव ही सुरक्षित रहा है, इसीलिए आज भी सोमनाथ मंदिर पर सोना है कि नहीं है। तो कृष्णदेव राय को उसने शक्तिशाली राजा बताया मतलब, है ना। शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। बताइए भाई रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। देखो निम्न में से प्रसिद्ध स्मारक जो आप लोगों का ये वाला था रूमी, वो लखनऊ, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये लखनऊ में स्थित है और ये किस वस्तुकला का उदाहरण है, अवधी वस्तुकला का उदाहरण है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था कि ये जो है अवधी वस्तुकला का उदाहरण है। ओके, फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है। तो फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है, उस मुगल राजा का नाम बताइएगा। वो शाह आलम द्वितीय, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, है ना। फिरदौसी मंजिल जो है मुगल राजा को कहा जाता है और ये मुगल राज जो है शाह आलम द्वितीय था। इसने जो है बक्सर के युद्ध में पराजय हुई थी इसकी अंग्रेजों से। अब ये बताइए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। शाह आलम द्वितीय तो राइट आंसर हो गया। अब ये इसको जो है अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में पराजय हुई, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764। ओके, अब यहाँ से अब रेगुलर आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाऊंगा तो भाई कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। बस आपको कुछ ना कुछ भी नहीं है, रेगुलर आना है क्लास में। ओके, अगला है मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी। मेहरुन्निसा किस नाम से। थैंक यू। देखो आप लोगों का मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी, तो नूरजहां नाम से वो प्रचलित थी। अब एक्चुअल मेहरुन्निसा थी कौन। तो मेहरुन्निसा की यदि बात करते हैं तो मेहरुन्निसा शेर ए अफगान की विधवा पत्नी थी।
शेर अफगान की विधवा पत्नी थी, और जहांगीर और मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो नूरजहां नाम से प्रचलित थी, और मेहरुन्निसा जो थी वो जो है शेर अफगान की पत्नी थी, विधवा पत्नी थी। और वैसे फिर जो है जहांगीर ने इनसे शादी कर ली थी, तो जहांगीर की ये पत्नी बनी बाद में, और इनको नूरजहां की उपाधि उनके द्वारा दी गई थी। तो आप लोगों को फाइनली ध्यान रखना है कि नूरजहां की उपाधि किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो मेहरुन्निसा नूरजहां से नाम से प्रचलित थी। अब नूरजहां नाम दिया किसने था? वो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ओके, शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वो भगवत पीपा, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। रहस्यवादी कवि की लिपि है भगवत पीपा की। ठीक है, अभी इसमें जो आप लोगों का नाम था मेहरुन्निसा की जो है माँ का क्या नाम था जिसने जो है गुलाब से इत्मीनानी विधि खोजी थी? तो उनका नाम था असमत बानो बेगम। सब लोग इसको लिख दीजिए एक बार, असमत बानो बेगम लिख दीजिए। कहता है कबीर किसके शिष्य थे? भाई कबीरदास किसके शिष्य थे? उसका नाम आप लोग बताइए, कौन महान थे जिनके शिष्य जो है कबीरदास थे? सबका नहीं है। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। रामानंद जो है भक्ति काल के बहुत ही बड़े जो है कह सकते हैं कवि थे या गुरु थे, भक्ति काल के प्रमुख संत थे। अभी बात की जाए कबीरदास जी के, तो कबीरदास जी के गुरु ये थे, और कबीरदास जी के शिष्य कितने थे? कोई बता सकता है? संख्या जो थी 12 शिष्य थे कबीरदास जी के। ठीक है, 12 शिष्य का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक से। अनंतनाद, शरुखानंद, सुखानंद, भावनंद, जो है क्या है नरारीदास, भगवत पीपा। भगवत पीपा जो अभी आपने पढ़ा, ये वाला भगवत पीपा, ये कबीरदास जी के शिष्य थे। तो ये भी आप लोगों को पता लग गया। चलो, कबीर, शैन, धन्ना, रविदास, और 2 महिला थी, तो सुश्री और पद्मावती। तो आप लोगों को देखो एक छोटी सी बात ध्यान ये रखना है, भले ही बॉयज़ का नाम ध्यान ना रखा जाए लेकिन जो है लेडीज़ का नाम ध्यान रखा जाए। सुश्री श्री वाला श्री है ना, एंड आप लोगों का जो है पद्मावती। ओके, अच्छा, रामानंद के गुरु रैदास, ऐसा भी है, तो इसको भी ध्यान रखिए। चलो, मिडेवल हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बताइए भाई किस भाषा में लिखी गई है अकबरनामा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से समाप्त किया? तो बताइए भाई किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों ने समाप्त किया? सन 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। पुर्तगालियों से प्राप्त करने के बाद बॉम्बे की किलेबंदी की, और फिर अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वहाँ से हटा करके अपना जो पहले सूरत इनकी राजधानी थी, तो वहाँ से हटा करके उन्होंने हाल ही बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो ये आप लोगों को जानकारी ठीक लगी ना? हाँ, किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो 1668 में प्राप्त किया, और प्राप्त करते ही उसने क्या किया, किलेबंदी करवा दी बॉम्बे की अंग्रेज़ों ने। और उसके बाद उससे पहले बॉम्बे जो अंग्रेज़ों का मुख्यालय था वो सूरत था, उन्होंने हाल ही जो है शिफ्ट कर लिया बॉम्बे। तो ये शिफ्टिंग का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बताइए? तो ये जो गुलामगिरी पुस्तक जो आप लोगों की थी वो जोतवा फुले के द्वारा लिखी गई थी। ये सन 1873 में लिखी गई थी। अमेरिका में जो गुलामों की प्रथा थी, गुलाम रखने की, या बागानों में क्या गुलामों को जमा कर दिया जाता था या बंद कर दिया जाता था, तो जोतवा फुले ने इस कंडीशन को देखा, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी थी। तो अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी का टाइटल क्या था? तो अमेरिका की दास प्रथा। ओके, अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो बताइए भाई किस वर्ष इनको ये उपाधि दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी वो 1915 में दी गई थी। तो 1915 बी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा, बी वाला। ओके, अभी ये जो है उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो 1915 को दी गई थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था,
उसके चलते उन्होंने ये उपाधि को वापस कर दिया था। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण चलते जो वापस कर दी थी। तो इसका मेन कारण जो था वो यही था कि जो है 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था उसकी घटनाएं दुखी होकर इन्होंने ये वापस कर दिया था। ओके। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो आप लोगों के थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का पूरा नाम जो जेबी आप लोगों का था वो है जीवंत राम भगवान दास, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। तो आप लोगों को जेबी कृपलानी का पूरा नाम ध्यान रखना है, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। उस समय जो है स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीवादी विचारधारा के थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि उस समय दो विचारधाराएं चलती थी, एक उग्र राष्ट्रवादी एक गांधीवादी, है ना। तो ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? बताइए कब बनाया गया? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था जो है 1906 में घोषित किया गया था। 1961 में अलेक्जेंडर ने इसकी जो है स्थापना की थी। 1906 में से स्थायी संस्था बनाया गया। तो नॉर्मली इसकी यदि बात करें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना बस मात्र जो है 1861 में की गई थी। ओके, ओनली स्थापना बस मात्र पूछा जाए तो 1861। यदि स्थायी कब बनाया गया तो 1906 में बनाया गया। ठीक है, स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ना, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? बताइए भाई कब की थी? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि 1943। सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार की स्थापना जो 1943 में की थी। सिंगापुर में जो है अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इस सरकार का समर्थन जो किसके द्वारा किया गया था? तो जापान, नाजी, जो धुरी राष्ट्र जिनको कहते हैं हम, धुरी राष्ट्र, जापान, नाजी, जर्मनी, इटली, इनके द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को जो है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार जो बनी गई थी 1943 में सिंगापुर में बनाई गई थी अर्जी हुकूमत हिंद के नाम से। और यदि ये भी पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में जो है रास बिहारी बोस को क्या बनाया गया था, तो इनको मुख्य सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई? तो बताइए भाई किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई? देखो नमक आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब उनकी आज्ञा का पालन ना करना, अवज्ञा अंग्रेजों की आज्ञा का पालन ना करना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक तरीके से अर्थ होता है। 12 मार्च, डेट ध्यान होना चाहिए दांडी यात्रा की, दांडी नहीं सॉरी, इसके लिए जो शुरुआत की थी 12 मार्च। कब? 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की गई और 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से शुरू और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म। और इन्होंने जो है नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है तोड़ा गया, नमक कानून जो है तोड़ा गया। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? जेल से भागने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राम मनोहर लोहिया। इनकी कहानी काफ़ी सुप्रसिद्ध है। ये 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म ध्यान रखें, 23 मार्च 1910। इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको समाजवादी पार्टी का जो है सोशलिस्ट पार्टी कह सकते हैं, सह संस्थापक भी इनको मानते हैं। 23 मार्च 1910। मेरा पेंटेव आ जाएगा ना तो मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी जो दे सकूँगा। अभी लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 12 मार्च 1910 इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। 23 मार्च 1910 को उनका जन्म हुआ था, मैं बोल रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो बताइए भाई किसे बैठाया गया था बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर?
बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर जो है किसको बैठाया गया, तो ये आप लोगों को बैठाया गया था किसको, मीर जाफर को बैठाया गया था। ओके, इसमें आप लोगों का मीर जाफर को बैठाया गया। अब जो है बक्सर की लड़ाई के आप लोगों को पूछा जा सकता है कब हुआ था, तो ये आप लोगों का 1764 में हुआ था, 1764 में। ओके, इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। ओके, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी, बताइए भाई, स्वदेश बंधव की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वदेश बंधव की स्थापना जो अश्विनी कुमार के द्वारा की गई थी। अश्विनी कुमार इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, और ये आप लोगों का नया टॉपिक शुरू हो चुका है। आप लोग कहोगे कि लीडर बोर्ड क्यों नहीं दिखाया, तो लीडर बोर्ड आप भी थोड़ा सा लेट हो रहे थे इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ओके, थोड़ा सा इस बात को समझें, 1 घंटे से ज़्यादा ही क्लास हो चुकी है आप लोगों की, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संसाधनों को ITI अधिनियम के दायरे में रखा गया, तो कौन से अनुच्छेद में रखा गया, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई कौन से अनुच्छेद में रखा गया, किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है ना। फाइनली इसमें आप लोगों का अनुच्छेद ये वाला राइट आंसर होगा। इसमें 30A के तहत, इसी के तहत जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार भी दिया गया है। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो बताइए भाई। अब अपराधियों को भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, कौन सी प्रदान की गई है बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि भारतीय संविधान में जो है कौन सा वाला, तो इसमें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इसीलिए किया गया था क्योंकि अनुच्छेद 22 में ऐसा लिखा गया है कि आप पुलिस जो है मनमाने ढंग से किसी को भी सख्त की नज़र से जो गिरफ्तार कर सकती है ना, तो इसीलिए ये वाला प्रावधान जो रखा गया है, सुरक्षा यही वाला दिया गया है। अगला क्वेश्चन आने, भारत में निर्वाचन आयोग के चुनावों को कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, तो बताइए भाई कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि ये वाला राइट आंसर होगा कि राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं का उससे कोई संबंध नहीं होता है। ओके, चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी के जो चुनाव नियंत्रण की शक्ति उसके पास रहती है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, फिलहाल इसका आंसर संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो आप लोगों का है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ओके, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं, तो बताइए भाई किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। तो फाइनली इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि क्या राइट आंसर होगा, तो 352 के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं। ये आप लोगों का एक और बात दोनों, मतलब बाह्य आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों की स्थिति में जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आंतरिक अशांति का शब्द हटा दिया गया था, इससे पहले आंतरिक अशांति कहते थे। 1978 में इस शब्द को परिवर्तित कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया। ओके, तो 1978 में 1978 में जो है इसको परिवर्तित कर दिया गया। इससे पहले इसको आंतरिक शांति के नाम से जाना जाता था। ओके, रिफ्रेश कर लें। अब आएगा अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, तो सबसे बड़ा जो आप लोगों का है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और इसका न्यायिक क्षेत्र जो 7 राज्यों में है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का 7 राज्यों में है इसका। निम्न में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो बताइए भाई किसके लिए नहीं है। तो साधारण विधेयक या धन विधेयक जो पारित होता है, तो इसके लिए संयुक्त सदन का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एकल सदन की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको हम PMO या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बता दीजिए भाई। PMO पे बहुत सारे प्रभार रहते हैं, तो बताइए भाई कौन सा सही होगा, इसमें असत्य होगा, कौन सा गलत होगा, मतलब है ना। तो PMO के बारे में यही वाला सबसे पहला कथन ही गलत है कि ये संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल भी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है PMO। ओके, संविधान की इकाई प्रमुख सेवाएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता या एक द्विकेंद्रीय विधायिका,
शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, हमने किस देश के संविधान से चुराया, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे से नहीं, किस अधिनियम के द्वारा लिया गया, सॉरी। देखो सी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सारी चीज़ें सिद्धांत जो है इससे लिया गया है। आज का 14वां क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो बताइए भाई कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, लेकिन कौन सी भाषा को नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, इस पर ध्यान देना है, दी गई है साले गैस, कोयला या मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर या मीथेन हाइड्रेट, कौन सा जो है अपरंपरागत स्रोत है। परंपरागत और अपरंपरागत जानते हो कि नहीं जानते। परंपरागत मतलब काफ़ी सालों से बनते हुए आ रहे हैं, गैर परंपरागत इनिशियली तैयार किए गए। ये सारे के सारे दिए गए हैं, ये प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। बताइए भाई CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। इसमें पर्यावरण संरक्षण आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्लार्क वी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है। क्लार्क वी बेबिन पुरस्कार जो आप लोगों का है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ये वन्य जीवों की सुरक्षा जो लोग करते हैं उस क्षेत्र में उन्हीं व्यक्तियों को जो है ये दिया जाता है। गरेहा मानक किससे संबंधित है। गरेहा मानक जो है आप लोगों का है पर्यावरण मानक है, वी वाला राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय वन्य बोर्ड का चेयरमैन कौन है। बताइए कौन है। प्रधानमंत्री ही वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन होता है हमेशा। पेरम्बकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। ये वन्यजीव अभयारण्य जो आप लोगों का है वो केरल में है। पेरम्बकुलम थोड़ा सा नाम से ही डिनोट हो रहा था, और ये जो है पालक्कड़ जिले में स्थित है। केरल के पालक्कड़ एक जिला पड़ता है, वहाँ पर जो है ये है, और 89 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये 2-3 चीज़ें ध्यान आप लोगों को रखना है कि एक तो ये कौन से केरल के जो है पालक्कड़ जिले में है। कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। मतलब कौन सी संधि है जो अंटार्कटिका में नहीं तो वहाँ पर भी लोग खोद देंगे। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल जो आप लोगों का बनाया गया था, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसको बनाया गया था। तो इसमें जो आप लोगों का है ये वाला राइट आंसर होगा। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो आप लोगों का बनाया गया है वो कच्छ की खाड़ी में बनाया गया है। इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी, 1982 में। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला। और वर्तमान में वो देश कोरोना के भयानक संकट ग्रस्त है, तो ये हिंट है एक तरीके से। इटली जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ए वाला। आज का अंतिम क्वेश्चन और क्विज जो है आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताइए भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा रेफ्रिजरेटर, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। आई होप मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे जो MCG एकेडमी मेरा चैनल है।